हेलो सभी टीचर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंत्रा क्लास पर। मेरा नाम प्रकट श्रीवास्तव और आज मैं फिर से आप सभी के लिए हाजिर हूँ लेकर एक नया सेट। जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि मैं सीटेट के प्रीवियस ईयर के 10 सालों के पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ। 2011 से लेकर के 2020 तक अब तक के जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं उन सभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करा रहा हूँ। उसी सीरीज में मैंने आपको एक 2011 का सेट सॉल्व कराया था जो कि अपलोड हो चुका है। अगर आप में से किसी ने भी अभी उस सेट को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पर जा करके वहां से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2011 में सिर्फ एक ही पेपर हुआ था, जबकि आप सभी को पता है कि सीटेट 6 महीने में एक पेपर कराता है, मतलब साल भर में 2 पेपर होने चाहिए। ठीक है, लेकिन 2011 में ऐसा हुआ था, सिर्फ एक ही पेपर हुआ था। कई साल ऐसे हुए जहां पर सिर्फ एक ही पेपर सीटेट ने कराया है। अब हम बात करेंगे आज हम 2012 की। अगर हम बात करें 2012 की तो वहां पर 2 पेपर हुए थे। एक हमारा पेपर हुआ था जनवरी में और दूसरा पेपर हमारा हुआ था नवंबर में। ठीक है, तो आज जो हम पेपर सेट सॉल्व करने वाले हैं वो हमारा जनवरी 2012 का पेपर है। मतलब जो जनवरी 2012 का पेपर है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम नवंबर 2012 का पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि आप सभी टीचर्स हैं, पता होगा ज्ञान का महत्व क्या है। तो इस ज्ञान को बहुत दूर तक आपको पहुंचाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, जितने भी आपके साथी हैं जो भी अभी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे टेट की कर रहे हो, सीटेट की कर रहे हो, यूपी टेट की कर रहे हो, फिर एमपी टेट की, किसी भी तरह के टेट की कर रहे हो, या फिर अगर वो पीआरटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये चैनल आप भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उनके साथ। और आगे चल करके जैसे ही हमारी अभी शिक्षक भर्ती की चीजें आएंगी तो मैं उसके भी आपको सेट पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, और जो भी आपको कमेंट्स, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हम अपने वीडियो की। और आज जो हमारा पेपर है वो मैंने आपको पहले ही बताया जनवरी 2012 का है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं दोनों पार्ट को करा रहा हूँ। मैथ्स में 2 पार्ट होते हैं, एक पेडालॉजी सेक्शन होता है, दूसरा हमारा क्वांटिटेटिव वाला सेक्शन होता है। तो हम दोनों पार्ट को यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब आज का जो सेशन है हमारा वो पिछले वाले सेशन की तरह होगा, 30 क्वेश्चनों का सेशन होगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन में पेडालॉजी के भी कुछ सारे क्वेश्चन और जो हमारे क्वांटिटेटिव वाले क्वेश्चन हैं वो भी हम दोनों तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पर साइड में आपको व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन शो होता रहेगा और साथ में मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता रहूंगा, समझाता रहूंगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। मतलब कहने का यह है कि एक कक्षा 5 का विद्यार्थी, हमारे सामने कक्षा 5 के विद्यार्थी बैठे हुए हैं और उन्हें हमें संकल्पना समझानी है क्षेत्रफल की, एरिया की, और वो भी कौन से एरिया को, समतल एरिया की। ठीक है, तो बोल रहा है इनमें से क्या करना है हमें। पहला लिखा हुआ है आयत की लंबाई। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, याद रखिएगा, पहले वीडियो में बता चुका हूं, इस वीडियो में फिर से आपसे बताता हूं। आपको हमेशा 2 चीजें याद रखनी है। पहली चीज तो याद रखनी है कि जो हमारा बच्चा है वो अभी बहुत छोटा है, वो चाहे 1 to 5th की बात करें या 6 to 8th की बात करें, हमारा जो बच्चा है वो अभी छोटा है और उस छोटे बच्चे को हम रटा नहीं सकते, हम उसे रटाएंगे नहीं, मतलब जैसे कि सूत्र याद नहीं करा सकते उसको कुछ भी। और अगर उसे कुछ भी समझाना है तो उसके लिए हम उसके वातावरण से संबंधित एग्जाम्पल अगर हम उसको दें, उसके पास पड़ोस परिवार से संबंधित उसके एग्जाम्पल्स अगर हम उसको दें तो उसके ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक अच्छे गणितज्ञ हैं, अगर एक आप अच्छे मैथ्स के टीचर हैं तो आपको किन्हीं भी 2 क्वेश्चनों के मध्य का रिलेशन बनाना आना चाहिए। ठीक है, एक चीज और भी होती है कि जो प्रीवियस ईयर के 10 साल के सेट हैं जो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं, अगर इन 10 साल के सेटों को आपने देख लिया तो ये मान लीजिए कि जो आपका नेक्स्ट पेपर होने वाला है 2020 सीटेट का, जो अभी डेट जिस पर अभी कंफर्म नहीं है, वो 5 को ही होगा या आगे भी बढ़ सकता है, आगे भी बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए ये वीडियो हमेशा अवेलेबल होंगे हमारे चैनल के लिए, हमारे चैनल पर। ठीक है, तो जो हमारे पेपर हमारा जो 2020 का होने वाला है उसमें से जो हमारे प्रीवियस 10 ईयर के पेपर्स हैं, अगर इनको हमने सॉल्व कर लिया तो लगभग आप कह सकते हैं कि 60 to 70% पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ के क्वेश्चन जो होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में वही क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होकर के क्वेश्चन पेपर में आया करते हैं। तो अगर आप इस सेक्शन को बहुत अच्छे से समझते हैं, तैयार करते हैं, इन वीडियोज को बहुत अच्छे से समझदारी के साथ समझ कर देखते हैं तो वो चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी जो आप 2020 में पेपर देने जा रहे हैं और निश्चित तौर पे आप उसमें सफलता पाएंगे।
बात करेंगे हम पहले ऑप्शन की। तो लिखा हुआ है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। मैंने पहले ही अभी आपको बता दिया कि आपका जो बच्चा है वो छोटा है, उसे आप याद नहीं करा सकते, मतलब सूत्र का प्रयोग उसके सामने आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो पहला जो ऑप्शन है वो गलत लिखा हुआ है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो लिखा हुआ है आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। सूत्र तो बिल्कुल नहीं बताना है, दूसरा भी गलत है। तीसरे की अगर हम बात करें लिखा हुआ है इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। और चौथा ऑप्शन जो लिखा हुआ है विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। तो जो चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको जो एग्जाम्पल्स देने हैं वो वातावरण से संबंधित होने चाहिए, उसके पास पड़ोस परिवार से संबंधित होने चाहिए। और जो चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है विभिन्न वस्तुओं, जैसे क्या क्या, हथेली, बच्चे ने हथेली देखी होगी, पत्ती, बच्चे ने पत्ती भी देखी होगी, पेंसिल, बच्चे के पास पेंसिल भी होगी, इनकी सहायता से किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल अगर उसे समझाया जाएगा तो वो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वो वातावरण से संबंधित उसकी चीजें थी। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन था हमारा उसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, लिखा हुआ है गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, थोड़ा सा पीछे जाएं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो 2011 के सेट में भी आया हुआ था। मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में कराया था वो क्वेश्चन। अगर आपने हमारा अभी पीछे वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उसे देखिए, फिर आप ये वीडियो देखे आएंगे। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कितने सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुआ करते हैं। पहला ही क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है। दूसरे की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। मतलब जो आपकी गणना है गणित की, मतलब जो आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन है उसको किसके द्वारा आप बढ़ा सकते हैं। तो देखिए एक चीज याद रखिए कि जो गणित है वो सिर्फ एक चीज पर डिपेंड है, प्रैक्टिस। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया, अभ्यास की है तो गणित आपको ज्यादा से ज्यादा आएगी। चलिए ऑप्शन की क्या बात करते हैं। लिखा हुआ है कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करना। तो पहला ही ऑप्शन सही लिखा हुआ है, कक्षा में अभ्यास हेतु, क्योंकि अभ्यास करना ही गणित का, वो आपने एक कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सेम वही चीज यहाँ लगनी है कि अगर आपने उस चीज की प्रैक्टिस कर रखी है तो क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन लिखा हुआ है कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। तो जो पहला ही क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर जो ए है वही सही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, लिखा हुआ है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। मतलब अगर आप एक अच्छे गणितज्ञ हैं, अगर आप एक गणित के टीचर हैं और कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आपको पढ़ाना है और उन्हें समझाना क्या है, उन्हें समझाना है लंबाई। ठीक है, किसी भी वस्तु की लंबाई कैसे मापी जाएगी, अगर उन्हें यह समझाना है तो आप जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आप क्या कक्षा में ले जाना पसंद करेंगे। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, फुट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। मैंने आपको कहा कि आपको वो चीजें क्लास में दिखानी है बच्चों को जो उसके वातावरण में हैं। तो वास्तुकार द्वारा जो उसकी पट्टियां जो प्रयोग होती हैं, जो नापने में प्रयोग होती हैं स्केल्स, वो अगर हम क्लास में लेकर जाएंगे तो बच्चा, क्योंकि वो उसे ज्यादा समझ में आएगा। अगर हम इसी तरह से ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो लिखा हुआ है नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर और दूसरी तरफ मीटर हो। अब देखिए कह रहा है नापने वाली टेप का प्रयोग करें जिसमें एक तरफ मीटर लिखा हो, दूसरी तरफ सेंटीमीटर हो। लेकिन अभी जो कक्षा 3 का बच्चा है उसे जो मीटर और सेंटीमीटर इन दोनों के बीच का रिलेशन नहीं पता होगा, उसे यही नहीं पता होगा कि मीटर क्या होता है और सेंटीमीटर क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो इसका प्रयोग, दूसरे वाले ऑप्शन का प्रयोग हम नहीं कर सकते। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो लिखा हुआ है विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट, मतलब चार्ट के माध्यम से उन्हें समझाया जाए। अगर उन्हें चार्ट के माध्यम से हम समझाएंगे तो चार्ट के माध्यम से उन्हें समझाने का मतलब यह है कि उन्हें किसी भी चीज को याद कराना। ठीक है, क्योंकि आप चार्ट समझाएंगे तो उन्हें याद करना पड़ेगा रिलेशन क्या होता है किन्हीं भी दो इकाइयों के मध्य का, और वो अभी फिलहाल नहीं कर सकते। तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा गलत लिखा हुआ है। चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि सेंटीमीटर आप प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि छोटा बच्चा अभी सेंटीमीटर और मीटर के बीच का रिलेशन ही नहीं पता है उसे, तो आप सेंटीमीटर का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो चौथा ऑप्शन जो है वो भी हमारा गलत लिखा हुआ है। तो जो पहला ऑप्शन था तीसरे क्वेश्चन का वो बिल्कुल सही था। अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है लिखा हुआ है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। मतलब कि नंबर सिस्टम जो है हमारा चैप्टर, उसे पढ़ाने का मोटो क्या रहता है। बच्चों को अगर हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो उसका हमारा मोटो क्या है, उसका एम क्या है। पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ है 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। तो 4 अंकों वाली संख्या की बात कर रहा है। तो क्या सिर्फ नंबर सिस्टम जो है, हमारी जो संख्या पद्धति जो हमारा चैप्टर्स है, जो अध्याय है, उसमें क्या सिर्फ 4 अंकों वाली संख्या आती है? नहीं भाई, उसमें तो 1 अंक से लेकर के और कई सारे अंकों तक आती है। तो 4 अंकों, यहाँ पर सिर्फ पर्टिकुलर 4 अंकों की बात की गई है, इसलिए पहला ऑप्शन सही नहीं लिखा हुआ है।
दूसरे की बात करें तो लिखा हुआ है बड़ी संख्याओं को पढ़ाने में कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। क्या संख्या पद्धति में बड़ी संख्याएं ही पढ़ाई जाती हैं, छोटी संख्या नहीं आती? नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों संख्याएं आती हैं, छोटी और बड़ी दोनों आती हैं संख्या पद्धति में, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत लिखा हुआ है। तीसरा लिखा हुआ है 6 अंकों तक गणना कराना, मतलब 6 अंकों तक गणना कराना। अब कक्षा 3 का बच्चा है जो, उसे आप 6 अंकों तक ही क्या गणना करना सिखाएंगे? अगर 7 अंक आ गए तो नहीं कर पाएगा क्या? तो नहीं, तीसरा ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि 6 अंकों तक ही इसमें लिखा हुआ है। अगर हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो लिखा हुआ है संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयां और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। तो देखिए, जो संख्या पद्धति चैप्टर है उसमें उनको, जो कक्षा 3 का हमारा बच्चा है उसे समझाना क्या होगा? हमें इकाइयां समझानी होंगी, मतलब यूनिट समझाने होंगे, दहाई समझानी होगी, सैकड़ा समझाना होगा, ठीक है, और साथ में क्या समझाना होगा? स्थानीय मान उन्हें बताना होगा, साथ में उसे जातीय मान उनका बताना होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सभी नंबर सिस्टम के अंतर्गत आएंगी। जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो लिखा हुआ है सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसमें प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। कौन सा? भूमिका निर्वाह। तो पहला ये रोल प्ले किया जाता है, ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वही बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि अगर हमें किसी भी धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करना है तो, और भूमिका निर्वाह करना है, तो उसके लिए हम रोल प्ले का यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा पहला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 5 का। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कुछ भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में वो चीजें आपको समझा दी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें, लिखा हुआ है एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते हुए कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मतलब एक कक्षा में एक शिक्षक है, वो स्थानीय मान की संकल्पना को बताने के लिए एक पहेली का प्रयोग करता है। पहेली क्या है? मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं। मतलब मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? इसका एम क्या है? पहला है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि आधार जो है वो हमारा, क्योंकि दहाइयों की बात कर रहा है तो आधार हमारा 10 ही होगा, ठीक है। तो आधार 10 और स्थानीय मान, क्योंकि इकाई की बात हो रही है तो साथ में स्थानीय मान भी आएगा, और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, यही हमारा पहला ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 6 का वो सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो लिखा हुआ है योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आंकलन के शीर्षक हैं। पहला, सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना। दूसरा, सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना। तीसरा, गलत आंशिक रूप से सही, पूर्णतया सही। और चौथे ऑप्शन की बात करें तो लिखा हुआ है सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। तो जो चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका जो चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है उसमें सब कुछ आ गया। सबसे पहले क्या करेगा? उसे सवाल का बोधन होना चाहिए, मतलब सवाल का बोध होना चाहिए कैसा सवाल है। दूसरा, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया, मतलब उसमें कौन सा सूत्र लगने वाला है, या उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा करना है कि भाग करना है, कौन सी संक्रिया लगानी है, ये उसे पता होना चाहिए। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो उसी ऑप्शन में अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो लिखा हुआ है समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, मतलब जो समस्या आई है आपके सामने, जो उसे सॉल्व करना है उसका क्या करना है? मैथमेटिकल रूप में आपको क्या करना है? निरूपण करना है। और चौथा, अगर उसी में आगे पढ़े तो लिखा हुआ है सवाल का समाधान। इसका क्या होगा? सवाल का समाधान होगा। और सबसे लास्ट में क्या करना होगा? और उसे क्या करना होगा? प्रस्तुत करना पड़ेगा, मतलब प्रस्तुतिकरण देना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था उसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो यहाँ पर एक ग्रेड बनी हुई है, लिखा हुआ है सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती हैं। उनका एक नमूना नीचे दिया गया है। मतलब रीना जो है वो एक ग्रिड पद्धति का प्रयोग कर रही हैं, तो उसका एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि ऐसे की जा रही है। तो अब नीचे ये भी बताया गया है कि कैसे इसे मल्टीप्लाई किया गया है 0.2 का 0.3 से, तो इक्वल टू 0.06 आया है आंसर। तो बोला इस पद्धति में सुश्री रीना द्वारा क्या किया गया है? सीखने की परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही है? नहीं। दूसरा बोला है समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही है? नहीं। तीसरा बोल रहा है प्रक्रमशील ज्ञान पर ज्यादा बल दे रही हैं, और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम? नहीं। चौथा लिखा हुआ है संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही हैं, और प्रकरणशील ज्ञान पर कम। तो बिल्कुल सही है चौथा ऑप्शन, प्रकरणशील ज्ञान पर वो कम अपना वो बल दे रही हैं। तो जो चौथा ऑप्शन है 8 नंबर क्वेश्चन का वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो अतः जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें
लिखा हुआ है भिन्न की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग करता है। यहाँ पर आपको 3 पट्टियां दिखाई दे रही हैं, इन 3 पट्टियों का वो प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है इन पट्टियों का प्रयोग वो कब करेगा। बोला उपयुक्त गतिविधि है, मतलब ये जो गतिविधि आपको दिखाई जा रही है ये कब की है, मतलब कब की जाएगी। अगर आप शिक्षक हैं तो इन जो यहाँ पर गतिविधियां दिखाई गई हैं ये कब की जाएंगी। तो पहला जो लिखा हुआ है ऑप्शन लिखा हुआ है विषय वस्तु पश्चात गतिविधि, मतलब विषय वस्तु पढ़ाने के बाद की क्या गतिविधि है। नहीं भाई, विषय वस्तु पढ़ाने के बाद इसकी गतिविधि की क्या जरूरत होगी। दूसरा लिखा हुआ है समय की बर्बादी, भैया समय की बर्बादी नहीं है, क्योंकि अगर समय की बर्बादी होती तो ये किया ही ना जाता। तीसरे ऑप्शन की अगर बात करें लिखा हुआ है विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, बिल्कुल हाँ, कि अगर उसे फ्रैक्शन समझाना है, उसे भिन्न समझाना है तो भिन्न समझाने से पहले वो इन फिगरों का प्रयोग करके बच्चों को समझा सकता है ये 1/2 है या 1/3 है, 1/4 है, कितना पार्ट ये बना हुआ है। तो जो कुछ ऑप्शन नंबर हमारे क्वेश्चन नंबर 9 था उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो लिखा हुआ है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है उचित उपागम है कौन सा। मतलब अगर कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमें यह समझाना है कि शेष जो है, जो रिमाइंडर है वो हमेशा विभाजक से कम होता है, डिवाइडर से कम होता है, तो इसका सबसे अच्छा उपागम कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, नहीं। दूसरा है अविभाजक वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपण करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्नों का अंश शेष है। तीसरे ऑप्शन की बात करें, लिखा हुआ है वस्तुओं के विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। तो ये बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है कि उनके एक समूह को बनाना है और जो एक्स्ट्रा बच जाएगा, जो हमारा समूह में नहीं आएगा वो क्या कहलाएगा, वो हमारा विभाजक से कम दिखाया जाएगा और वही उन्हें समझाने की सबसे अच्छी प्रक्रिया हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो लिखा हुआ है दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग फल सेंटीमीटर है, आकृति का परिमाप सेंटीमीटर में होगा। मतलब एक आपको आकृति दे रखी है, आकृति आपको शो हो रही है, मैं इधर भी बना देता हूं आपके लिए वो आकृति कुछ ऐसे बनी हुई है। ऐसी आकृति बनी हुई है जिसमें 5 खाने बने हुए हैं और बोला इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है कितना, 180। इसका जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे बोल रहा है कि इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। अगर इसका हमें परिमाप निकालना है सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसकी एक भुजा ज्ञात कर लें, भुजा कितनी होगी, क्योंकि भुजा अगर हम परिमाप का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है 4 इंटू भुजा होता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले भुजा ज्ञात करनी होगी। तो देखेंगे यहाँ पर पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 180 को हम क्या करेंगे 5 से भाग कर देंगे। अगर 180 को 5 से भाग करें तो 5 या 15 5 का 30, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ये भुजा का स्क्वायर होगा क्योंकि एक भुजा ये होगी अगर लंबाई की, तो दूसरी किसकी होगी, चौड़ाई होगी। ठीक है, तो ये जो निकला है 36 सेंटीमीटर ये भुजा स्क्वायर। मतलब आप कह सकते हो कि भुजा का वर्ग बराबर कितना आ रहा है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो अगर यहाँ से हमें भुजा बराबर निकालना हो तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा √36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 36 की बात करें तो किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 6 का। मतलब जो हमारी भुजा निकल के आ गई वो कितना आ गई है, 6 आ गई है। अब बोल क्या रहा है, बोल रहा है इसका क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है भुजा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में साइड। अब अगर हम साइड की बात करें कितनी साइडें होंगी, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, किसी भी एक स्थान से चलना प्रारंभ करना और वापस उसी स्थान तक आना। मान लिया हमने इस स्थान से चलना प्रारंभ किया, इस स्थान से हम ऊपर की ओर ऐसे जाना चाहते हैं। ठीक है, तो परिमाप का मतलब ये होता है कि पूरा टहल करके वापस यहीं पर आना, यही तो परिमाप होता है। भाई अगर इसका हमें परिमाप निकालने के लिए कहा जाता है तो यहाँ से चलेंगे और यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे ही तो पहुंचते हैं। तो सेम यहाँ इस कंडीशन में भी यही होगा कि इसका अगर हमें परिमाप निकालना है तो पूरी तरफ हमें इसका घूमकर आना होगा। तो ये देखेंगे भुजा कितनी आएंगी यहाँ पर। तो अगर यहाँ से हम चलने की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ तक 1 भुजा हो जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 2 भुजा हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 3 भुजा हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 4 हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक तो 5 हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक तो 6 हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक तो 7 हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक 8 हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक 9 हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 हो गई, यहाँ से यहाँ तक 11 हो गई और यहाँ से यहाँ तक 12 हो गई। मतलब कुल कितनी भुजाएं आ रही हैं, 12 भुजा आ रही हैं। और एक भुजा कितनी है, 6, और तो 12 कितने आ जाएंगी, 12 6 72 सेंटीमीटर।
तो जो इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा वो 72 सेंटीमीटर सही होगा। परिणाम आपको समझ में आया होगा कि यहाँ से चलना हमने प्रारंभ किया और सारी भुजाएं हमने गिन ली, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, वापस यहीं पर आना था, तो टोटल 12 भुजाएं मिली और एक भुजा बराबर 6 थे, तो 12 बराबर 72 आ जाएगा, तो 72 सेंटीमीटर हमारा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, जो कि 11 नंबर के ऑप्शन नंबर बी पर लिखा हुआ है। तो हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब हम बात करें अगर 12 नंबर क्वेश्चन की, तो लिखा हुआ है भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। क्या लिखा हुआ है? 2/3 + 2/5 बराबर 4/10। लिखा हुआ है 2/3 + 2/5 बराबर 4/10। तो देखिए पहले उन्होंने गलती क्या की, देखिए उन्होंने गलती एक की है कि 3 और 5 का अगर हम एलसीएम देखें तो 10 ना आकर के कितना आएगा? 15 आएगा। मतलब जो सिंह द्वारा गलती हुई है, श्री सिंह द्वारा गलती हुई है, वो क्या? एलसीएम की गलती है। ठीक है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक की गलती है। और जब लघुत्तम समापवर्तक की गलती हो गई तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो ऊपर लिखा हुआ है, जो ये यहाँ पर 4 आया है, ये भी क्या है? ये भी गलत हो गया है। सिर्फ किस कारण से? लघुत्तम समापवर्तक के कारण से। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? असमान भिन्नों की योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करना, गलत है। दूसरा लिखा हुआ है विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास कराना। भाई जब वो खुद गलत पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को अभ्यास करने के लिए कैसे कहेंगे? बच्चा अभ्यास भी तो करेगा, वो भी गलत ही करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है हर के लघुत्तम समापवर्तक लासा की संकल्पना को स्पष्ट करना। और ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें लिखा हुआ है समान प्रकार के सवालों का अधिक से अधिक अभ्यास करना। तो अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इसका क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि एलसीएम की गलती है ये। देखिए पिछले वाले सेट पेपर में 2011 में भी एक ऐसा ही एलसीएम की गलती थी और वहां पर यही ऑप्शन सही हुआ था कि यहाँ पर एलसीएम की गलती है, लेकिन यहाँ पर ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एलसीएम तो गलत हुआ है, एलसीएम के साथ साथ ऊपर जो अंश में संख्या आई है 4, वो भी गलत हो गई है। ठीक है, तो सिर्फ एलसीएम ना गलत होकर के आपकी ऊपर वाली संख्या भी गलत है, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा। जबकि क्वेश्चन नंबर जो सेट नंबर हमारा 11 था, वहां पर जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ और सिर्फ एलसीएम की ही गलती थी, इसलिए उसका एलसीएम वाला क्वेश्चन ऑप्शन सही हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करना। क्योंकि यहाँ पर जो एलसीएम गलत हुआ है, साथ में क्या गलत हुआ है? अंश भी गलत हुआ है। तो इस प्रकार की असमान जो ये भिन्न 2/3 और 2/5 है, इनके योग की संकल्पना को पहले स्पष्ट करना है और उसके बाद उन्हें चित्र बना करके बच्चों को समझाना है और फिर उसके बाद उनका अभ्यास करने के लिए बच्चों से बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो आपको फिगर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 13 की। और क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो आपको फिगर दिख रहा है। उसी फिगर में अगर हम बात करें तो क्या बोल रहा है? लिखा हुआ है एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है घनी ब्लॉक से बना है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। ब्लॉकों की संख्या आपको बतानी है। अच्छा, अगर हम ब्लॉक की संख्या बताएं तो फिगर जो है हमारा वो आप देख पा रहे हैं। अगर उसकी हम हाइट की बात करें, ठीक है, तो हाइट आप देख रहे हो कि 3 पार्टों में आपकी डिवाइड है। ठीक है, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो हाइट जो है 3 पार्टों की डिवाइड है और बता रहा है कि जो भुजा है उसकी वो 1 है। तो हाइट से अगर देखें तो कुल कितने त्रिभुज आ जाएंगे, सॉरी कुल कितने ब्लॉक निकल के आएंगे? 3 × 1 आ जाएंगे, क्योंकि 3 है और एक भुजा 1 है तो 3 × 1 निकल के आ जाएंगे। अगर इसी तरह से हम ब्रेथ की बात करें, ब्रेथ का मतलब जो ऐसे लाइन है आपकी, अगर इस ब्रेथ की बात करें तो यहाँ पर जो ब्रेथ है वो 4 पार्टों में डिवाइड है, 1 2 3 और 4। तो जो ब्रेथ से निकलेगा हमारा आंसर वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 4 × 1, क्योंकि एक भुजा 1 सेंटीमीटर है तो 4 की हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर हम बोले ऊपर वाली सतह की अगर हम बात करें, जो ऊपर वाली सरफेस दे रखी है वहां पर अगर देखें तो जो पार्ट है वो 5 पार्टों में डिवाइड है इस प्रकार से। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो अगर यहां से देखें, ऊपर से देखें तो कितने निकल के आएंगे? 5 × 1 निकल के आएंगे। अब इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हमको मिल जाएगा। तो 4 × 4, 5 × 5, 3 × 3। अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 5 या 15 से को 60, मतलब टोटल कितने घन निकलेंगे वहां से? टोटल कितने क्यूब निकलने वाले हैं? 60 निकलने वाले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो लिखा हुआ है राष्ट्रीय चर्चा की संख्या 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ है खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। दूसरा जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है गणित की सभी
पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, भाई ये नहीं कर सकते। तीसरा लिखा हुआ है गणितों की सभी पाठ्य पुस्तकों, सॉरी तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक देना। भाई आप विद्यार्थियों को ज्यादा सवाल नहीं दे सकते, मतलब होमवर्क ज्यादा आप नहीं दे सकते, आप उन्हें ज्यादा ज्यादा अभ्यास कराएं, वो भी कहां पर, क्लास में ही अभ्यास कराएं बच्चों को। अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो लिखा हुआ है विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। भाई ये सही नहीं है, क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं स्कूल में, वहां पर आप विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग नहीं दे सकते, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शनों की बात करें तो जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, यही सही है। क्योंकि विद्यार्थियों को चर्चा में जब आप शामिल करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो वो खुद में खुद आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो लिखा हुआ है रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। मतलब कि रिजुल जो है वो एक गति संवेदी शिक्षार्थी है, उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है, उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का अध्ययन चयन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना। गलत लिखा हुआ है, आप बल नहीं दे सकते किसी भी चीज को याद करने के लिए। दूसरा लिखा हुआ है 2, 3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न रंगों वाले और मोती और धागे का प्रयोग करना, नहीं ये भी गलत है। तीसरा कटवा गिनती, और चौथा जो लिखा हुआ है आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेद बिंदुओं को गिनना। तो आड़ी तिरछी रेखाएं जो होती हैं उन पर अगर हम बिंदुओं को दर्शा दें तो गति संवेदी शिक्षार्थी जो रिजुल है वो बहुत आसानी से उसे समझ लेगा, ठीक है। तो हमें क्या होगा, आड़ी तिरछी रेखाएं उसके लिए बनानी पड़ेंगी और यहाँ पर इन पर हमें क्या करना पड़ेगा, बिंदु दर्शाने पड़ेंगे, और इन बिंदुओं के माध्यम से वो अपनी गुणन पद्धति को बहुत आसानी से समझ लेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 16 की। लिखा हुआ है कक्षा सेकंड में अबेकस का प्रयोग में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। मतलब कहने का यह है कक्षा सेकंड में जो हम अबेकस का प्रयोग करते हैं ये शिक्षार्थियों को कौन सी ऐसी चीज ऑप्शन में है जिसमें ये मदद नहीं करेगा, जिसमें ये नहीं काम करेगा। तो पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ है बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में। दूसरा, ऐसा नहीं है, अबेकस में भी त्रुटियां हो जाती है कभी कभी पढ़ने में, क्योंकि बच्चा है गलतियां करता है। दूसरा है शब्दों में दी गई संख्याओं को समान संख्यांक लिखने में। तीसरा है गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए। चौथा है और स्थानीय मान की महत्ता को समझने के लिए। तो बाकी सभी सही हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही नहीं है। लिखा हुआ है शब्दों में दी गई संख्याओं को समान संख्यांक लिखने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत लिखा हुआ है, वो अबेकस उसमें सहायता नहीं करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 था उसका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 17 की। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करेंगे। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ आपको बोल रहा है कि 176 को आप 3 से विभाजित करो, 176 को 3 से, तो ये 3 × 5 = 15 जाएगा, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 3 × 8 = 24 आएगा, 2। मतलब बोल रहा है कौन सा निम्नलिखित में से ऑप्शन ऐसा है जिसका शेषफल 2 से भी ज्यादा आएगा, ठीक है। अब अगर देखिए यहाँ पर हमने भाग करके आपको दिखाया, लेकिन वहां पेपर में आपको भाग नहीं करना, वहां पर आपको ऐसे लिखना है 176 / 3, और 3 का डिविजिबिलिटी का रूल अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। अगर यहाँ पर डिविजिबिलिटी का रूल लगाएं तो कहता है कि सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर अंकों का योग करें तो 7 6 13, 13 मिलके 14, 14 को अगर हम 3 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा, 3 × 12 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट अपने ऑप्शनों की बात करें तो बोल रहा है किसका कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जिसका शेषफल 2 से भी ज्यादा होगा। अब अगर 175 को 3 से करें तो 7 5 12, 12 1 मिलकर 13। अगर 175 देखें तो 7 5 12, 12 1 मिलकर 13, 13 को 3 से भाग करेंगे तो एक ही शेषफल आएगा, जबकि ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, बोल रहा है 2 से ज्यादा शेषफल होना चाहिए। अगले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है 176 को 2 से भाग करें, 176 तो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 173 को बोल रहा है 5 से भाग करना, 173 को 5 से भाग करना। तो अगर इसे हम भाग करें तो 5 × 15, 2 बचेगा 23 हो जाएगा, 5 × 20, और शेषफल कितना आएगा, 3। बोल रहा है 2 से ज्यादा आना चाहिए शेषफल, ठीक है। 2 से ज्यादा शेषफल आ रहा है ना 3, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए बहुत देर से लगातार पढ़ते जा रहे थे, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, आप लोग भी थोड़ा पानी पीजिए। वैसे भी मेरी आदत है, मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ, कुछ लोगों इससे प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट दे पाऊँ, ठीक है। लगभग 30 मिनट का हमारा सेशन होता है और उस 30 मिनट में मैं आपको 30 क्वेश्चन भी कराता हूँ। लगभग आप मान लीजिए एवरेजन 1 मिनट में 1 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, वो भी जब आपको पेडालॉजी समझानी पड़ती है। अगर किसी भी बच्चे को पेडालॉजी की क्लास चाहिए, अगर उसे लगता है कि उसने पेडालॉजी नहीं पढ़ रखी है,
तो मैं मैथ में पेडालॉजी की क्लास भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना होगा। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कमेंट करके, तो हम आपको पेडालॉजी की क्लास प्रोवाइड करेंगे, एक क्लास लगाएंगे जिसमें मैं पूरी पेडालॉजी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। और भी अगर किसी चीज़ की आपको क्लास चाहिए तो आप उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा। बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। रेस्ट ले लिया हमने, चलिए बात करें अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। तो पढ़ाने में बड़ी मजा आती है, ये बात तो है, क्योंकि आप सभी भी टीचर्स हैं और मैं भी टीचर हूँ। ये मेरा भाग्य है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। लिखा हुआ है 500 सेंटीमीटर 500 मीटर 5 किलोमीटर। लिखा हुआ है क्या? 500 सेंटीमीटर प्लस लिखा हुआ है 5 मीटर प्लस लिखा हुआ है 5 किलोमीटर। बोल रहा है किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक चीज नहीं है कि सभी की यूनिट हमें सेम करनी होंगी, ठीक है। और यूनिट सेम करने के लिए हमें उसका रिलेशन जरूर पता होना चाहिए। तो अगर हम 1 मीटर की बात करें, ठीक है, अगर हम 1 मीटर की बात करें तो उसमें कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हम 1 मीटर की बात करें तो उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। और अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें तो उसमें 1000 मीटर होते हैं। इन दोनों का रिलेशन जब हम निकालेंगे, यहाँ पर फॉलो करा देंगे तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर सही हो जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए दिमाग लगाने वाली चीजें हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो किलोमीटर में करेंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मीटर में करेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस यूनिट को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। देखिए मीटर में ही हम क्यों करने जा रहे हैं ये भी समझिए। देखिए मीटर जो है वो मिडिल की वैल्यू है किसके, सेंटीमीटर और किलोमीटर के बीच की यूनिट होती है हमारी क्या, मीटर। अब अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी कन्वर्ट करने में आसानी रहेगी और इसको भी कन्वर्ट करने में आसानी रहेगी। हालांकि आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी को भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पर हम देखें तो 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर होता है तो 500 सेंटीमीटर और कितने मीटर हो जाएगा, 5 मीटर। ये भी कितने मीटर है, 5 मीटर। इस तरह अगर हम किलोमीटर का रिलेशन देखें तो जो हमारा किलोमीटर का रिलेशन है, सॉरी ये 50 मीटर है, ये 50 मीटर है, ठीक है। अगर हम किलोमीटर का रिलेशन देखें तो एक आपको पता है कि 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में, तो 5 में कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। भाई 1 में अगर 1000 है तो 5 में कितना, 5000 हो जाएगा। अब बोल रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो सारे जोड़ दो, आप प्लस लगा हुआ है तो आप सारे जोड़ दो। तो 5000 में जब 50 जोड़ोगे 5050 हो जाएगा, 5 और जोड़ोगे 5055, मतलब जो आंसर होगा 5055 क्या मीटर सही हो जाएगा। अब अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन भी हमारे सारे मीटर में दे रखे हैं और ऑप्शन नंबर बी पर ये हमारा ऑप्शन लिखा हुआ था 5055 मीटर, यही हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर हम 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्चा का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है शिक्षार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। ऑप्शन नंबर बी है सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी है यह विद्यार्थियों को सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संख्याओं की विशेषताओं को समझने के लिए उनकी सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। अगर हम देखें तो इसका जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि ये जो आपका पैटर्न जो पहचान करने का पैटर्न है उन्हें पूरा करना गणित की पाठ्यचर्चा ये एक अनिवार्य है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को सृजनात्मकता को बढ़ावा देगा और साथ में उनकी संक्रियाओं और उनकी विशेषताओं को भी बढ़ावा देगा। तो जो 19 नंबर हमारा क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही था, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने 20 नंबर क्वेश्चन की। 20 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल है। 63,606 में 6 के स्थानीय मान में निकालने हैं। अगर हम देखें तो 63,606 अगर स्थानीय मान की बात करें तो ये जो है 6 आता है, स्थानीय मान निकालना आपको पता होगा। अब इसके आगे कितने अंक लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, तो आप यहाँ पर कितने जीरो बढ़ाएंगे, 4 जीरो बढ़ा देंगे। अगर इस वाले 6 का चाहिए तो 6 के आगे कितने अंक, 6 तो लिखेंगे, कितने अंक है 2, तो आप इससे 2 लिखेंगे। और इस वाले 6 का चाहिए तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब बोला इनका क्या चाहिए, उसे योगफल चाहिए, मतलब कि 60,000 लिखा हुआ है एक तरफ, फिर 600 लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है 6,
बोला इसका क्या चाहिए, इसको योगफल चाहिए, जोड़ चाहिए। जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6, मतलब 60606 हमारा आंसर सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर आपको दे रखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 था उसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो लिखा हुआ है 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। बोल क्या रहा है, 5671, 5671 और बोल रहा है इसका पलटना अगर हम देखें, इसको अगर हम पलट दें तो पलटने पे क्या आएगा भाई, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लिखिए। अगर इसको पलटेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर क्या आएगा 7 आएगा, फिर क्या आएगा 6 आएगा, और फिर क्या आएगा 5। और यही आपसे पूछा गया है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का क्या चाहिए, उसको डिफरेंस चाहिए। तो आप 5671 में 1765 को घटा दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा, ये आएगा 3906, मतलब 3906 इसका आंसर सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों को करने में थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं क्वेश्चन नंबर 22 को करने में, लेकिन बहुत सरल है। मैं आपको बताता हूँ कैसे इसे किया गया है। देखिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है 1 × 1 = 1, फिर लिखा हुआ है 1 1 × 1 1 लिखा हुआ है, फिर 1 2 1, फिर लिखा हुआ है 1 1 1 × 1 1 1 = 1 2 3 2 1। ठीक है, और बोल रहा है अगर इसी प्रकार से ये आगे चलता रहे तो आपसे पूछा गया है 4 × 1 का, मतलब 1 2 3 4 × 1 1 1 1, सॉरी 5 टाइम्स है, इसका आंसर आपसे पूछा गया। देखिए ये कुछ नहीं है, मैंने आपको, अगर आप ध्यान दें तो मैंने आपको एक बार वर्ग में ये चीज पढ़ाई थी कि अगर कभी रिपीटेशन ऑफ नंबर का हमें वर्क करना हो तो बहुत ही आसान उसका वर्क कराया था। वहां पर मैंने एक एक के 1 1 के स्क्वायर के ऐसे करने बताए थे। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर देखिए हो कुछ नहीं रहा है, यहाँ पर एक लॉजिक लगाया गया कि जितनी बार 1 लिखा हुआ है उतने तक आपको गिनती लिखनी है। जैसे यहाँ पर एक बार 1 लिखा हुआ तो एक ही गिनती है, यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ तो 1 2 लिखा गया, 2 के पहले क्या आएगा 1 आएगा, फिर से लिख दिया गया। यहाँ पर अगर बात करें तो 3 बार 1 लिखा गया तो 1 2 3, ठीक है, 3 बार 1 था तो 3 तक लिखा, फिर 3 के पहले फिर आ गए, 3 के पहले 2 आएगा, 2 के पहले फिर 1 आएगा। इसी सीरीज को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पर 1 कितनी बार है 5 बार, तो हम गिनतियां लिखेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि 1 5 बार था तो 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब 5 से पहले जितना आता है उतना फिर से लिखेंगे, तो 5 के पहले क्या आता है, 5 के पहले आता है 4 3 2 1, मतलब हमारा जो आंसर सही होगा वो सही होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अब देखेंगे ऑप्शन किस ऑप्शन पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी पर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा 22 नंबर का। अगर इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर, ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। लिखा हुआ है 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है। देखिए पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहला, तो 1000 के बोला 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, तो अगर हम देखें 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा 999, और 999 का पूर्ववर्ती क्या होगा 998 होगा, जबकि वहां पर 999 लिखा हुआ है इसलिए वो गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, लिखा हुआ है 1000 का पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है। परवर्ती का मतलब भी होता है क्या, पीछे का, तो लिखा हुआ है 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती क्या आएगा 1000 का, सॉरी परवर्ती का मतलब होता है आगे, तो लिखा हुआ है 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, तो 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा 999 होगा, और 999 का परवर्ती क्या होगा 1000 होगा, जबकि वहां पर 1001 लिखा हुआ है तो दूसरा भी गलत लिखा हुआ है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो वहां पर लिखा हुआ है 1000 के परवर्ती का परवर्ती 1002 है, तो लिखा हुआ है 1000 के परवर्ती, तो 1000 का परवर्ती क्या होगा 1001 होगा, और 1001 का परवर्ती क्या होगा। अब परवर्ती और परवर्ती दोनों में अंतर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पहला वाला परवर्ती है उसका मतलब होता है पहला पहले, और जो बाद वाला परवर्ती है उसका मतलब होता है बाद का, मतलब 1000 के पहले के बाद का। अब 1000 के पहले क्या 999, 999 के बाद का क्या 1000, तो वो भी गलत लिखा हुआ है जबकि वहां 1002 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो लिखा हुआ है 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। अब 1000 के परवर्ती, 1000 का परवर्ती का मतलब क्या 1000 के बाद का, मतलब 1001, और 1001 के पूर्ववर्ती, अब 1001 का पूर्ववर्ती क्या 1000 होता है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो लिखा हुआ है एक दुकानदार ने 239 खिलौने, एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौनों की संख्या क्या थी। ठीक है, तो बोल रहा है एक दुकान में कितने खिलौने हैं 239 खिलौने हैं, बोल रहा है क्या 70 और लाए गए, तो इसमें पहले 70 और जोड़ लो भाई, वो लाए गए हैं तो जुड़ जाएंगे, 70 और लाए गए तो 70 जुड़ गया। अब बोल रहा है उनमें से 152 बिक गए, मतलब 152 क्या हुए चले गए, तो हमारा जो इक्वेशन बन गई वो बन गई 239 + 70 - 152।
अगर इस इक्वेशन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी पर लिखी हुई है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है उसका ऑप्शन नंबर बी सही है। एक चीज और आप याद रखिएगा कि हमारे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, एक लिंक आपको मिलेगी जो कि हमारे ब्लॉग की लिंक होगी। उस ब्लॉग के लिंक में आपको जो ये सेट पेपर सॉल्व हो रहा है, इस सेट पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी और साथ में कुछ आपको स्टडी मटेरियल भी वहां पर मिल सकता है। तो आप किसी भी वीडियो को, जो हमारा पहला वीडियो आ चुका है 2011 वाला सेट का, उसके भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई थी, वहां पर भी मैंने स्टडी बताई थी कैसे पेपर ये आता है, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट होता है, और जो 2011 का सेट था वो अपलोड किया था। 2012 के सेट में भी ऐसा ही है कि आपको जो सेट है 2012 का, जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ये सेट आपको वहां पर अपलोड मिलेगा। ठीक है, अगर कुछ बच्चों को लगता है कि इंग्लिश में सेट उनको चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, सर इंग्लिश में भी डाल दें, तो मैं पीडीएफ में इंग्लिश का पार्ट भी जोड़ दूंगा। अभी फिलहाल मैं सिर्फ हिंदी का पार्ट ही उसमें डालता हूँ। ओके, चलिए, तो आप लोग किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लें, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं जो आपकी स्टडी से रिलेटेड होती हैं, और सिर्फ आपको पीडीएफ ही वहां पर मिल जाएगी। चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 25 की। तो लिखा हुआ है एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है, मतलब एक पेंसिल है उसका मूल्य दे रखा है कितना, 2.5 रुपए, 2.5 रुपए दे रखा है। तो बोल रहा है अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है। 1.5 दर्जन का मतलब एक दर्जन में होती है 12, तो 1.5 दर्जन मतलब 12 और 6 मिलकर कितना, 18 पेंसिलें खरीदता है। तो क्या बोल रहा है, अगर 18 पेंसिलों का मूल्य देखें कितना आ जाएगा भाई, 18 गुना 36 ही हो जाएगा, और 18 जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 36 और 9 मिलकर कितना, 45 रुपए। मतलब उसने जो, अगर एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है और अमित ने 18 पेंसिलें खरीदे हैं, तो उसे कुल दुकानदार को 45 रुपए देने होंगे। आगे लेकिन बोल क्या रहा है, बोल रहा है और उसने दुकानदार को 100 रुपए दिए। अब अगर वो दुकानदार को 100 रुपए देगा तो बोल रहा है 100 रुपए का एक नोट देता है तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो भाई उसने 100 रुपए का नोट दिया जिसमें 45 रुपए की उसने पेंसिल खरीद ली है, तो 100 रुपए में अगर 45 रुपए माइनस कर दें तो आंसर हमें मिल जाएगा। और अगर हम 100 में से 45 माइनस करें तो आंसर जो होगा कितने रुपए हो जाएगा, 55 रुपए हो जाएगा। मतलब दुकानदार उसे 55 रुपए वापस करेगा। और 55 नंबर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी पर लिखा हुआ है, तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो लिखा हुआ है 3759 और 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल क्या है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 3759, इसको जरा हम आपको करके दिखाते हैं। 3759 मल्टीप्लाई कितना दे रखा है, 9573। देखिए इसका गुणा करना है, लेकिन देखिए ट्रिक से गुणा करेंगे मजा आएगी, और आपको पूरा गुणा नहीं कर, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे पूरा गुणा करके देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरा गुणा नहीं करना आपको, सिर्फ कैसे गुणा करना है। 9 का 3 से किया कितना, 3 का 9 से किया कितना आएगा, 27 आएगा, 2 कैरी हुआ, एक अंक बोलोगे, दहाई का भी अंक उसे चाहिए था, तो 2 कैरी हो गया हमारा। 7 का 5 से करेंगे तो आ जाएगा 35, 35 और 2 मिलकर कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। बस इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, छोड़ दो इसको आगे। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो 7 का मल्टीप्लाई 9 से 63, बस, क्योंकि हमें इकाई चाहिए, दहाई चाहिए, बस 2 ही अंक तो चाहिए थी, तो बाकी के गुणे से कोई मतलब ही नहीं, तो हमने पूरा गुणा नहीं किया। ये स्मार्ट टेक्निक हो सकती है आपके लिए एग्जाम में, आप यहाँ पर समय अपना बचा सकते हैं, जबकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे पूरा गुणा करेंगे और हमें पूरे गुणे से कोई मतलब नहीं। तो अगर यहाँ पर इकाई अंक देखे तो 7 आएगा, और 7 मिलकर दहाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। अब बोल क्या रहा है, बोल रहा है इकाई का अंक और दहाई के अंक का योगफल चाहिए उसे, मतलब इकाई का अंक 7 है और दहाई का अंक 0 है, इन दोनों का योगफल की अगर हम बात करें 7 और 0 मिलकर कितना, 7 ही होगा, मतलब इसका आंसर 7 सही होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए जो बच्चे पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे उनके लिए क्या है, जितनी देर में आपने आंसर दे दिया उतनी देर में अभी वो मल्टीप्लिकेशन ही चल रहा होगा, और इतनी देर में आप जो 26 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे आप, उतनी देर में आप 30 नंबर क्वेश्चन पूरा कर डालेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। भाई वो कहीं क्या है, इकाई और दहाई के अंक चाहिए, तो हमने सिर्फ इकाई का अंक अपना देख लिया, दहाई का अंक देख लिया। अब सैकड़ा और हजार में क्या आएगा, हमसे क्या मतलब, क्योंकि वो इकाई और दहाई का योगफल पूछ रहा था तो इकाई और दहाई ले लिया। अगर वो सैकड़े की बात करता तो हम सैकड़ा भी ले लेते, अगर वो हजार की बात करता तो हजार, मतलब जितना कह रहा है उतना हमने ले लिया है। ठीक है, ये एक स्मार्ट टेक्निक है जिससे आपका एग्जाम में टाइम बच सकता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 की, तो लिखा हुआ है 2:58 से 4:59 पहले क्या समय है। मतलब अभी कितना बज रहा है, अभी बज रहा है 2:58 PM दे रखा है, और आपसे पूछा गया कितना, 4 घंटे 59 तो अगर इसको हम ओवरऑल देखें तो इसे हम 5 घंटे लिख सकते हैं। आप देख रहे हो 5 घंटे में सिर्फ 1 मिनट कम है, तो अगर 2:58 में आप 5 घंटे घटा दो सीधे सीधे, भाई घंटे में ही घटेगा, 5 घंटे घटा दें तो आंसर हमारा हो सकता है। अब अगर देखिए यहाँ पर अगर घटाएं तो ये 58 ही आ जाएगा।
अब 2 बज रहा है, अब 2 बजे में अगर आप ये 5 घंटा याद रखिएगा, 5 घंटा है, 5 बज नहीं रहा है, ठीक है। 2 बजे में आपको 5 घंटे घटाने हैं, तो 2 बजे में अगर हम 2 घंटे घटा दें तो 12 बजा होगा, और 12 बजे से 3 घंटे पहले और क्या बजा होगा, 12 से अगर 3 घंटे पहले हम जाए तो कितना बजा होगा, 9:58 रहा होगा। लेकिन अभी यहाँ पर 1 मिनट का डिफरेंस और था। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि 1 मिनट यहाँ पर हमने क्या किया था, बढ़ाया था, मतलब एक्स्ट्रा लेकर के हम 1 मिनट चले थे। अगर हम अब देखें तो 1 मिनट जो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा लेकर के चले थे वो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा रहा होगा, तो 9:59 हमारा जो है वो सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 क्या लिखा हुआ है, वहां पर आपको जोड़ना बताया गया है कि इकाई, दहाई और सैकड़ों को कैसे जोड़ा जाता है, उन चीज का वो क्वेश्चन वहां पर बन गया है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है 19,000, 19 सैकड़ा 19 इकाइयां किसके बराबर हैं। तो वो जैसे वो बोल रहा है वैसे इसको लिख दो। बोल रहा है 19,000, तो हमने लिख दिया 19,000 प्लस क्या बोल रहा है 19 सैकड़ा, ठीक है, तो आप 19 सैकड़ा लिख दो। फिर बोल रहा है और क्या बोल रहा है साथ में, वो बोल रहा है 19 इकाइयां, 19। अब बोल रहा है इसका योगफल क्या आएगा, तो आप इसको जोड़ सकते हैं भाई, 9 है यहाँ पर 0 है, आप चाहें तो ऐसे जोड़ दे, ऐसे आसानी रहेगी। फिर यहाँ पर 1900 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 19 आ जाएगा। तो अगर हम जोड़ें इसको तो यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, मतलब 20919 हमारा आंसर सही होगा। 20,919 हमारा आंसर सही होगा। 20,919 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए पर लिखा हुआ है, तो मतलब जो हमारा क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। लिखा हुआ है यदि 567 567 567 को 567 से ही विभाजित किया जाए तो भागफल क्या आएगा। बहुत ही जल्दी गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। लिखा हुआ है 567 567 567 डिवाइडेड बाई 567, तो आपसे बोल रहा है आंसर क्या आएगा। और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 111 भी लगा सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दे रखा है, और वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भाई देखो कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 567 में 567 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, मतलब इसे हम ऐसे ऐसा समझिए, इसे हमने पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है, 567 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो हमने 567 के ही पार्ट में इसको तोड़ दिया है। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, 567 में 567 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो हमने एक लिख दिया। अब देखिए जब हम 567 से 5 में भाग करेंगे, भाई अब तो एक अंक उतारा जाता है तो 5 आया, अब जब 5 करेंगे तो जाएगा ही नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। जब हम 0 लगाएंगे तो अथॉरिटी होती है, एक और नंबर हमारे साथ आ सकता है, मतलब 5 7 क्या आ गया, 6 आ गया, मतलब 56 हो गया। अब क्या 567 से 56 में भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमने फिर 0 लगाया। अब कितना हो गया, 500, एक और अथॉरिटी मिली एक नंबर बढ़ाने की, तो 567 हो गया। अब क्या 567 में भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, एक बार चला जाएगा, ये लिख दिया। अब आगे की अगर बात करें तो फिर 567 में 5 से बात करेंगे तो जाएगा नहीं, तो 0 लगाया, 56 हो गया, अभी भी नहीं जा रहा, फिर 0 लगाया, 567 हो गया, अब चला जाएगा एक बार, तो हमारा जो आंसर होगा 1001001 सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर ही आपको दे रखा है। तो 29 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत होगा, बहुत सारे बच्चे आप में से भी सोच रहे होंगे इसका आंसर 111 होगा, और 111 में आंसर गलत है बिल्कुल पूर्णतया। ठीक है, इसका आंसर 101 सही होगा। अब अगर हम बात करें अपने लास्ट क्वेश्चन की आज के सेशन की, क्वेश्चन नंबर 30 की, तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्या लिखा हुआ है, 1/2 में कितने 1/8 है। बोल रहा है 1/2 में 1/8 निकालना है, कितने हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। भाई ऐसे तो करते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि 10 में कितने 1 हैं, 10 में कितने 2 हैं, तो आप क्या करेंगे, 10 को 2 से भाग करते हैं तो बता देंगे 10 में 5 2 हैं, ऐसा ही तो करते हैं। तो यहाँ पर भी वही किया गया, 1/2 में पूछ रहा है 1/8 कितने हैं, तो 1/2 को 1/8 से भाग कर दिया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, भाग का मतलब क्या होता है, बटा होता है, और 1/8 ऐसे ही आप लिखेंगे। तो 8 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये लिखा हुआ A/B ऐसे होता है, A/B/C/D। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है तो इसका सोल्यूशन होता है A/D/B/C होता है, मतलब कि आप कह सकते हो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे से मल्टीप्लाई होगा और बीच वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर 8 पलट कहाँ जाएगा, एक के पास, तो आ जाएगा 8 बटे में B/C होगा, मतलब बीच वाले दोनों, 2 का 1 से करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम काटे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। मतलब अगर पूछे 1/2 में कितने 1/8 हैं, तो 1/2 में 1/8 की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। और आप चाहें तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 4 बार लिख करके इनको जोड़िए, तो आंसर हमारा 1/2 ही आना चाहिए, और यहाँ पर ये आएगा भी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1/4 सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दे रखा है। तो आज के जो सेशन हमने सीखा, क्वेश्चन नंबर जो ईयर था हमारा 2012 का था, सेट जो हमारा था वो जनवरी का था। जनवरी के सेट 2012 में हमने आज के सेशन में 30 क्वेश्चन किए, जिसमें पेडोलॉजी और मैथ्स के क्वांटिटी वाले क्वेश्चन थे। एक बार आप ध्यान दे रहे हैं कि अब हमारे पेपर
बनाए जा रहे हैं। एक चीज आप याद रखिएगा कि उसमें होता तो है 15 नंबर का पेडालॉजी होना चाहिए, 15 नंबर का क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो कि जो क्वांटिटी की संख्या है वो कहीं ना कहीं हमेशा कम रहती है। हमेशा पेडालॉजी के क्वेश्चन ज्यादा ही रहते हैं, 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन पेडालॉजी के होते हैं, ठीक है। और 10 से 12 क्वेश्चन हमारे होते हैं जो कि क्वांटिटी। तो आपको पेडालॉजी पर ज्यादा फोकस करना होगा। अगर आपको उसकी क्लास चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, तो हम आपको पेडालॉजी क्लास भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करते रहें ताकि इस ज्ञान को बढ़ा सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।